श्री गुरुदेवाय नमः। हम आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा था कि फीमेल्स में चाहे वो लड़कियां हो चाहे मैरिड फीमेल्स हो, उनमें वाइट डिस्चार्ज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारे पेशेंट बहुत सारी दवाइयां खुद से भी आजकल इतना अवेयरनेस है, बहुत तरीके के वॉश बहुत तरीके के एंटीबायोटिक्स यूज करके आते हैं और उनका कहना रहता है कि जब तक यूज कर रहे हैं तब तक तो आराम है, उसके बाद फिर वही कंप्लेन है। तो यहाँ इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि एक तो किसी भी चीज को अगर आपको ट्रीट करना है ना, तो उसका पहले कारण समझना जरूरी है। और स्पेशली आयुर्वेद में जो बोला गया है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष, एक बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बीमारियों का एक कारण होता है। तो ये समझ के आपको उस पर्टिकुलर पेशेंट में उस बीमारी का क्या कारण है, जैसे यहाँ हम व्हाइट डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या कारण है ये हमें समझना पहले जरूरी होगा और उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट कस्टमाइजेशन, आजकल कस्टमाइजेशन का जमाना है ना, हम अपनी ड्रेस कस्टमाइज करते हैं, अपनी पार्टी कस्टमाइज करते हैं। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है कि जो कस्टमाइजेशन है वो हमारे ही शास्त्र में सबसे पहले बताया गया है। तो सबसे पहले तो एक मैं जनरल रूल आपको बताऊंगी कि किसी भी डिजीज की अगर आपको ट्रीटमेंट समझनी है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से, तो आपको उसका पहले बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो आपकी जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकल यूनिट है उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। एनाटॉमिकल यूनिट जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि एनाटॉमिकल यूनिट में हमारी धातुएं आती है, ठीक है। और जो हमारी फिजियोलॉजिकल यूनिट है उसमें दोष आते हैं। और अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करने वाली जो यूनिट है उसको हम आर्तव शब्द देते हैं। आर्तव का मतलब सिर्फ मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं है, ठीक है। आर्तव पूरी फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है उसको जो कंट्रोल करने वाला, या उसमें जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व है उनको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बताया गया है, लेकिन कॉमन जो है वो आर्तव ही शब्द उसके लिए समझना है। वैसे ही जो फीमेल एनाटॉमी है उसके लिए एक कॉमन टर्म दिया गया है योनि। योनि से हम जनरल जो लैंग्वेज है उसमें हम क्या समझते हैं, योनि बोलने से वजाइना। लेकिन आयुर्वेद में जो योनि शब्द है वो फीमेल के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो वजाइना हो, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो फिलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो ओवरी हो, उस पूरे स्ट्रक्चर को जो रिप्रोडक्शन के लिए और जो फीमेल फिजियोलॉजिकल जो चीजें होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो ही चीजें होती है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या अगर कंसीव कर गई तो प्रेगनेंसी साइकिल। तो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो फिजियोलॉजिकल यूनिट है, आप पहले अपने दिमाग में ये क्लियर करें कि उसको हम आर्तव से, एक ग्रुप कलेक्टिव टर्म आर्तव यूज होता है फिजियोलॉजी के लिए, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के लिए फीमेल के। और जो एनाटॉमिकल यूनिट है उसको योनि कहते हैं, योनि से वजाइना नहीं समझना है, ठीक है। तो पहले आपको वो स्ट्रक्चर और उसको कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही है, डिजीज, आयुर्वेद सिर्फ डिजीज पे फोकस नहीं करता है। आयुर्वेद में बोला गया है धातु साम्य करना। तो अगर आपकी रोगस्तु दोष वैषम्यम, आपकी बॉडी में जो भी दोष है, यहाँ पे दोष से आपको दोष धातु मल तीनों चीजें समझनी चाहिए। तो अगर आपका दोष धातु मल डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको रोग होगा, रोगस्तु दोष वैषम्यम। और चिकित्सा को क्या बोला है, धातु साम्य क्रिया चोक्ता। जो चिकित्सा है वो धातु में साम्य करना है। यहाँ भी धातु टर्म जो है वो सिर्फ धातु के लिए नहीं है, यहाँ धातु टर्म से भी आपको दोष धातु और मल ही समझना है। तो आपकी बॉडी का जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब होने से अगर बीमारी हो रही है, तो उसी बैलेंस को वापस से आपको मेंटेन करना है जिससे आपकी बीमारी जाएगी। तो वो बैलेंस सिर्फ एक ऑर्गन पे आपका नहीं टारगेट आपको करना है, आपको पूरे बॉडी सिस्टम को समझना है। तो इसके लिए पूरी बॉडी सिस्टम में दोष और हमारी धातुएं कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसके लिए एक और वीडियो है जिसको हम आयुर्वेद में E=mc², दोष और धातु कैसे बनते हैं उसमें हमने शेयर किया। उसका लिंक भी हम आगे इस वीडियो में डालेंगे। अभी वो वीडियो नेक्स्ट आपको आने वाला है ब्लिस वेदास के आयुर्ज्ञान चैनल पे ही। आप उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि हमारे बॉडी में दोष और धातु कैसे बैलेंस होते हैं, और जो हम खाना खाते हैं उससे हमारी पूरी बॉडी में दोष और धातु कैसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाइट डिस्चार्ज की, तो आपको ये समझना होगा कि ये अगर हम यूट्रस मानते हैं, ये यूट्रस है, तो आपको ये भी समझना होगा कि जैसे आपका घर है और आपके अगल बगल के पड़ोसी हैं, अगर वो अच्छे हैं
तो आप भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो आपको भी परेशानी होगी। अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तो आप एक लेवल तक उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर उनका जो भी काम है या जो भी उनका बिहेवियर है, अगर वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो रहा है तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर भी आने वाला है। लाइक वाइज आयुर्वेद ये मानता है कि यूट्रस की चाहे वो एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिस्टर्बेंस हो, वो हमारे यूट्रस के आसपास जो भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उससे अफेक्ट होता है। तो यूट्रस के आगे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूट्रस के पीछे क्या होता है? रेक्टम होता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइनल लूप्स हैं वो होते हैं। तो आयुर्वेद ये मानता है कि अगर आपके ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, मींस मूत्र निर्माण, मूत्र में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो एनाटॉमिकल उसमें या फिजियोलॉजिकल, यूरिनरी सिस्टम में एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो उससे एक टाइम के बाद यूट्रस भी अफेक्ट होने वाला है, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों ही टर्म्स में। और वैसे ही अगर आपके रेक्टम में या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी यूट्रस जो है अफेक्ट होने वाला है। और इसको और प्रूफ करने के लिए एक चीज, क्योंकि जो पेरिटोनियल लाइनिंग है वो तीनों को कनेक्ट करती है, तो अगर ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सेंसेशन यूट्रस को भी जाएगा, क्योंकि पेरिटोनियम इरिटेट होती है। और अगर रेक्टम में कोई प्रॉब्लम है तो भी यूट्रस को अफेक्ट करेगी। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारे बॉडी में 3 दोष हैं, तो लोअर बॉडी में जो है वो भी तीनों दोषों को मिमिक करता हुआ ही ये अरेंजमेंट है। पक्वाशय है, रेक्टम, यूट्रस और आगे मूत्राशय। पक्वाशय किस दोष का स्थान बताया गया है? वात का, मतलब पीछे वात है। गर्भाशय में आर्तव का स्थान है जो आग्नेय है, मींस पित्त है। और मूत्र जो है वो क्लेद, वो कफ का उसमें आधिक्य रहता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपकी फीमेल की स्पेशली लोअर बॉडी में ये एक तरह से वात, पित्त और कफ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, कि अगर यहाँ की और वात अगर डिस्टर्ब हुई तो पित्त और कफ दोनों ही डिस्टर्ब होगी। और इसीलिए आयुर्वेद में आप देखेंगे कि जो योनि रोग चिकित्सा, ये जो स्त्री रोग चिकित्सा बताई है, उसमें वस्ती को अर्ध चिकित्सा या योनि रोग वात के बिना न ही वातादृते योनि, वात के बिना कोई भी योनि विकार नहीं होता। ये भी चीज इनडायरेक्टली इस चीज को प्रूव करती है कि अगर पक्वाशय में कोई गड़बड़ी है तो यूट्रस एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली जरूर अफेक्ट होगा। ये आपको वेस्टर्न मेडिकल साइंस में ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा कि अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में या रेक्टम में कोई प्रॉब्लम है, या आपका जो फीकल एक्सक्रीशन जो हो रहा है उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, या आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, या आप किसी को बताएंगे भी तो कोई हंसेगा। लेकिन ये चीजें होती हैं, ये पेशेंट हम डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट भी वैसे देने पे रिजल्ट भी आते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि फीमेल बॉडी के लोअर पार्ट में, मतलब पेल्विस में वात, पीछे पक्वाशय में, यूट्रस जो है वो आर्तव अग्नि का स्थान, और जो मूत्राशय है वो कफ को रिप्रेजेंट करता है। और तीनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। वात बढ़ा तो भी, वात से क्या होगा, वात अगर बहुत बढ़ गया तो वात अग्नि संदुक्षण भी करता है और अग्नि को कम भी कर देता है। तो आपका जो यूट्रस का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होगा। वैसे ही अगर क्लेद, अगर पानी, अगर मूत्राशय में जो मूत्र है अगर उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई तो पीछे जो पित्त का जो रिप्रेजेंटेटिव आर्तव है गर्भाशय में, उसकी फिजियोलॉजी को भी डिस्टर्ब करता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और किसी भी स्त्री रोग को की चिकित्सा में आपको ये वात, पित्त, कफ का जो रिप्रेजेंटेशन मैंने पक्वाशय, गर्भाशय और मूत्राशय बताया, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तभी आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिर्फ यूट्रस पे फोकस करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलना है, क्योंकि हमें पूरा धातु साम्य करना है और वो बिना तीनों ऑर्गन को ध्यान में रखे नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। आर्तव जो है वो गर्भाशय में पूरे महीने सूक्ष्म जो केशिका, आर्तव का जो निर्माण प्रक्रम आपने पढ़ा है उसमें है कि सूक्ष्म रक्त जो वहन करने वाली केशिकाएं हैं वो गर्भाशय में पूरे महीने आर्तव का पूरण करती हैं। और आर्तव किसका उपधातु है? रस धातु का उपधातु है। रस धातु हमारे कौन से अवस्था पाक में बनता है? रस धातु कफ के सिमिलर है, और वो हमारे किस अवस्था पाक में बनता है? प्रथम अवस्था पाक। प्रथम अवस्था पाक हमारा कहाँ होता है? आमाशय में होता है। तो अगर कहीं आपका आमाशय में जो प्रथम अवस्था पाक है अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है
तो रस धातु भी डिस्टर्ब होगी, रस धातु डिस्टर्ब होगी तो आपका आर्तव डिस्टर्ब होगा, आर्तव डिस्टर्ब होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो यूट्रस पे आना ही आना है। तो कोई भी फीमेल मतलब स्त्री रोग गायनेकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप पक्वाशय, मूत्राशय और आमाशय इन तीनों के बिना अब कोई भी जो डिजीज है, कोई भी व्याधि उसकी संप्राप्ति आपको सोचना ही पड़ेगा, ध्यान रखना ही पड़ेगा और इन तीनों को सोचे बिना आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप वेस्टर्न मेडिकल साइंस की तरह नहीं कर सकते कि डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं तो हमारी ऐसी कौन सी औषधियां जो उनकी तरह काम करती है। उनकी तरह ही करना है तो आप वही यूज करिए, है नहीं? डॉक्सीसाइक्लिन ऑलरेडी एक प्योर सॉल्ट है, मेट्रोनिडाजोल ऑलरेडी एक प्योर सॉल्ट है, कोई भी एंटी फंगल जो वो लोग ड्रग देते हैं वो एक प्योर सॉल्ट है, तो उसके जैसा क्यों ढूंढना है? आपको अलग पैथोलॉजी सोचनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण लगाना पड़ेगा, जो अलग दृष्टिकोण हमने अभी बताया। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम अलग अलग सीरीज में लेंगे, लेकिन मैं इसका फर्स्ट लाइन प्रिंसिपल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए वो बताती हूँ कि जो एक कॉमन, एक तो पहले आपको देखना होगा कि इन्फेक्टिव है कि नॉन इन्फेक्टिव है, जैसा वेस्टर्न मेडिकल साइंस में भी बोलते हैं कि इन्फेक्टिव डिस्चार्जेस है कि फिजियोलॉजिकल डिस्चार्जेस है, जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं। उसके लिए भी वो कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए भी एक वीडियो हमारे ब्लिस वेदास के चैनल पे है जिसका लिंक हम यहाँ शेयर करेंगे, ताकि आप कैसे समझ सकें कि ये डिस्चार्जेस पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल एक्सेसिव डिस्चार्जेस हैं। तो जो पैथोलॉजिकल डिस्चार्जेस हैं उनकी जो चिकित्सा है, क्योंकि पेशेंट आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेके आता है, तो उसको फिर हम डिफरेंट योनि व्यापक के हिसाब से समझेंगे, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल डिस्चार्जेस नॉर्मल से ज्यादा बढ़े हुए जो ल्यूकोरिया की कैटेगरी में आते हैं, उसमें वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जिसमें वीकनेस एक बहुत बड़ा कॉज है। तो आयुर्वेद में उस वीकनेस को भी हम दो तरीके से संप्राप्ति समझ सकते हैं। एक तो वात के कारण वीकनेस आती है और एक कफ के द्रव गुण के कारण, आम बढ़ने के कारण भी शरीर में वीकनेस और गर्भाशय में वीकनेस आती है। तो वात दुष्टि के कारण गर्भाशय और पूरे शरीर में शिथिलता आ गई है, उसके कारण डिस्चार्ज बढ़े हुए हैं, या कफ दुष्ट होने के कारण वहां आम और उसका द्रव गुण बढ़ गया है, उसके कारण डिस्चार्जेस बढ़ा है। उसके कारण अगर ये डिस्चार्जेस है तो उसमें हमें कफ के विरुद्ध चिकित्सा करनी होगी, और अगर वात का बढ़ने के कारण हुआ है, प्योर अगर वात वृद्धि हुई है तो उसके कारण गर्भाशय में शैथिल्यता आई है, तो उसमें हमें वात विरोधी चिकित्सा करनी होगी। लेकिन कफ और वात वो तो दोनों अलग बात है, लेकिन उसके भी पहले किसी भी ट्रीटमेंट का जो 5 स्टेप हम लोग बात करते हैं कि पहला तो आपको निदान परिवर्जन करना है। निदान परिवर्जन आप तब कर पाएंगे जब आप उसकी हिस्ट्री निकालेंगे कि वातिक निदान लग रहे हैं कि कफज निदान लग रहे हैं। निदान परिवर्जन आप हिस्ट्री निकाल के करिए। उसके अलावा फिर उसका दोष दूषि समूर्छना संप्राप्ति भंग करना होता है, जो आपका व्याधि विपरीत चिकित्सा से होता है। उसके बाद फिर हम धातु विपरीत उसके साथ साथ भी कर सकते हैं, दोष विपरीत चिकित्सा करते हैं, धातु रसायन चिकित्सा करते हैं धातु को बल देने के लिए, यही हमारी अपुनर्भव चिकित्सा होती है। तो इन ऐसे केसेस में अगर हम कफज, ज्यादातर जो कॉजेज है वो आजकल कफज, अगर कोई मोटी पेशेंट है और जिसको डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बोल रही है कि कोई फाउल स्मेल नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, कोई बर्निंग नहीं है, अब सिर्फ डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट में आपको हिस्ट्री आप लेंगे तो आपको कफज संप्राप्ति मिलेगी। उसके जो निदान है, या तो बहुत वो हैवी डाइट लेती होगी, बहुत फास्ट फूड खाती होगी, दिन में सोती होगी, रात में भी बहुत ज्यादा सोती होगी, खाना बहुत हैवी, बहुत लेट नाइट, तो ये सब कफज निदान है। तो अगर ऐसा पेशेंट है तो एक तो आपको पहले निदान परिवर्जन करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको शोधन, गर्भाशय शोधन और आपको शरीर शोधन मतलब धातु शोधन, धातु पाचन कर्म करना है, क्योंकि जो गर्भाशय है वो आपका किस किस धातु से बना हुआ है। कहीं भी आप चिकित्सा कर रहे हैं तो आपको वो जो ऑर्गन, जिस उस डिजीज का जहां पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो ऑर्गन किस किस धातु से बना है और वहां पे कौन कौन से दोष हो सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट सेलेक्ट करेंगे व्याधि विपरीत के अलावा। तो अगर हम गर्भाशय से देख रहे हैं कि डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो गर्भाशय हमारा रक्त और मांस धातु से बना है, रस वहां पे आर्तो फॉर्म में है, तो हमें रस धातु, रक्त धातु और मांस धातु के पाचक द्रव्य यूज करने हैं। पाचक मतलब रस, रक्त और मांस में जो दोष है उनका पाचन करना है, धातु का पाचन नहीं करना, उन दोषों का। तो हम निदान परिवर्जन करेंगे, उसका जो कफ वर्धक आहार, कफ वर्धक विहार जो वो ले रही है, पहले उसको वो हटाएंगे उसकी लाइफस्टाइल से। फिर हम रस धातु पाचक, रक्त धातु पाचक और मांस धातु पाचक, जो यहाँ ब्लिस वेदास में हम यूज करते हैं,
टैबलेट P1, P2, P3 ये हमने बनाए हैं धातु पाचक, ये हम यूज करेंगे। साथ में आपको गर्भाशय शोधन के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट आप ड्रग ले सकते हो। अगर आपको रस औषधि में यूज करना है तो आप अभ्रक यूज कर सकते हो, आप रजत यूज कर सकते हो, आप ताम्र के योग कम मात्रा में यूज कर सकते हो जिसमें आरोग्यवर्धिनी है, या अगर आपको रजत यूज करना है तो ताप्यादी लौ है। इसके अलावा आप चंद्रप्रभावटी यूज कर सकते हो, ये श्रोतोशोधन का भी काम करती है और गर्भाशय शोधन का भी काम करती है। कफत संप्राप्ति है तो उसमें आपको कुछ तीक्ष्ण द्रव्य लेने होंगे जिसमें दशमूलारिष्ट, देवदाव्यारिष्ट आप यूज कर सकते हो, ये गर्भाशय शोधन करता है। तो आपका जो धातुओं में रस रक्त मांस धातुओं में जो दोष है उनका पाचन के लिए आपने तीनों पाचक यूज किए। उसके अलावा आपने गर्भाशय शोधन के लिए आप या तो आरोग्यवर्धिनी यूज कर सकते हो क्योंकि कफत संप्राप्ति है तो आरोग्यवर्धिनी चलेगी। इसके अलावा आप चंद्रप्रभावटी यूज कर सकते हो। आपको एकल द्रव्य यूज करना है तो आप हरितकी यूज कर सकते हो। हरितकी जो है वो शोथग्न है, तो और स्पेशली गर्भाशय के शोथ को कम करती है। इसके अलावा दीपन पाचन है और इसका जो गुण है वो लघु रुक्ष है, तो जो कफ के कारण जो क्लेद है उसको भी ये शोषण करेगी। तो एकल द्रव्य में हरितकी बहुत अच्छी है, अनुलोमन भी करती है। तो आप इसको अगर पेशेंट को आपके कॉन्स्टिपेशन कफ के कारण, अगर कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ मैं बताऊं वात के ही कारण नहीं होता है, कफ क्लेद के भी कारण बहुत बार पेशेंट का जो आम है, आम के कारण मलबद्धता हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट में आप हरितकी यूज कर सकते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए। और हरितकी को क्या बोला गया है, पंचरसा अलवणा बोला गया है, तो उसमें आप सेंधव मिला के आप यूज कर सकते हो, तो उससे अनुलोमन होगा। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। हमें पहले निदान परिवर्जन करना है, फिर जो हमारा गर्भाशय 3 धातुओं से बना है उसके पाचन यूज करने हैं। गर्भाशय के लिए स्पेशल जो पाचन बताई गई औषधियां जिसमें आरोग्यवर्धिनी वटी, कफज संप्राप्ति में चंद्रप्रभावटी, ताप्यादी लो आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा अरिष्ट यूज कर सकते हो जिसमें जिसमें दशमूलारिष्ट, देवदारवारिष्ट मेन है, जीरकारिष्ट भी आप यूज कर सकते हो। और हरित की हमने बताया ही। साथ में अगर आपको और भी कितना सीवियर है उस पे आप ड्रग्स, जो ये हम बता रहे हैं स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि पाचन के लिए, गर्भाशय शोधन के लिए। इसके अलावा अगर और सीवियर लग रहा है तो आप पुनर्नवा मंडूर भी यूज कर सकते हो जिसमें गोमूत्र की भावना दी जाती है। तो गोमूत्र के कारण वो क्षारीय होता है, क्षार जो है वो लेखन का भी कर्म करता है, शोषण भी करता है, और पुनर्नवा जो है अपने आप में शोषण द्रव्य है। तो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है तो आप साथ में मतलब कितना सीवियरिटी उस हिसाब से आप देखिए आपके पास आयुर्वेद में कितने ऑप्शंस हैं। जैसे एक कलर के कितने शेड्स रहते हैं तो आपके लिए आसान रहता है, वैसे आयुर्वेद में ये ट्रीटमेंट के डिफरेंट शेड्स हैं। ये हमें मालूम नहीं रहता, इसलिए हम सोचते हैं कि आयुर्वेद में डॉक्सीसाइक्लिन जैसी कोई ड्रग हो, आयुर्वेद में मेट्रोनिडाजोल जैसी कोई ड्रग हो ताकि हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सके। ये सोच गलत है। अगर आपको वैसी ही ड्रग ढूंढनी है तो आपसे वही चीज, आप उसके जैसा मत ढूंढिए, आप अपनी संप्राप्ति अलग सोचिए और उसके लिए जो हमारे यहाँ डिफरेंट शेड्स ऑफ ट्रीटमेंट बताए गए आप उसको यूज करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो साथ में ये तो गर्भाशय शोधन की बात हुई। तो बहुत सारे पेशेंट जो अभी बहुत क्रॉनिक नहीं हुए हैं और उनमें संप्राप्ति बहुत ज्यादा डीप नहीं हुई है, आपके इन्हीं से ही ठीक हो जाएंगे। साथ का साथ आप ध्यान दीजिए कि आगे जो मूत्राशय है उसमें कहीं क्लेद तो नहीं बढ़ रहा है। कफत संप्राप्ति बहुत ज्यादा है तो फिर आपको जो मूत्र से भी क्लेद निकालने वाली जो औषधियां हैं जिसमें गोक्षुरादि गुग्गुलू वगैरह बहुत अच्छा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उससे भी आपका मूत्र से जो क्लेद निकलेगा उसके कारण आपका यूट्रस से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन जो आम के कारण कॉन्स्टिपेशन है, आपने पीछे हरितकी यूज करी, पुनर्नवा मंडूर यूज किया, तो वो कॉन्स्टिपेशन जो आम के कारण है वो आम दोष आपका अगर मल के थ्रू भी निकलेगा तो भी उसका असर आपके गर्भाशय पे जाएगा और वहां पे भी डिस्चार्ज, जो गर्भाशय में कफ के द्रव गुण बढ़ने के कारण जो शिथिलता आई है वो शिथिलता कम होगी, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो यूट्राइन टॉनिक करके जो एक कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में ये होना चाहिए कि टॉनिक का मतलब ये नहीं कि आप यूट्रस को मजबूत करने वाला, उसमें जो द्रव गुण बढ़ा है उसको आप कम कर दो तो यूट्रस की जो मसल है उसमें स्ट्रेंथ आएगी और जो एक्स्ट्रा सिक्रीशंस हो रहे हैं कफ के द्रव गुण बढ़ने के कारण वो कम हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर कोई पेशेंट आपका 1.5-2 महीने का ऐसा हिस्ट्री लेकर अगर आ रहा है तो आप उनमें ये सारी दवाइयां और ये आप जो एक प्रोटोकॉल हमने बताया कि आप पाचन दे दो, आप गर्भाशय शोधन दे दो, आप अनुलोमन दे दो, आप साथ में श्रोतोशोधन दे दो
और रसायन चिकित्सा दे दो। साथ में एक अगध का भी कॉन्सेप्ट जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिजीज है या हमारा जो निदान हम ले रहे हैं वो सब बहुत दिन से, और हम सभी आजकल आप देखो तो दूषी विष हम सब सेवन कर रहे हैं, तो उसमें, और विष कहीं पे भी है तो विष के भी आप लक्षण देखो, उसमें श्राव, कहीं पे भी विष है तो डिस्चार्ज शोथ होता ही है। तो साथ में एक अगध भी आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें दूषी विषारी अगध एक बहुत अच्छा आपके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन, इतने सारे ट्रीटमेंट के शेड्स हैं, जो डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑफ योर पेशेंट, हो सकता है सिर्फ धातु पाचन देने से ही आपका काम बन जाए, हो सकता है सिर्फ अनुलोमन उसके साथ देने से काम बन जाए, हो सकता है पाचन और अनुलोमन के साथ आपको गर्भाशय शोधन भी देना पड़े, और हो सकता है उसके अलावा आपको पुनर्नवा मंडूर या देवदारुआ रिष्ट जैसे भी तीक्ष्ण और उष्ण द्रव यूज करने पड़े। ये डिपेंड करता है कि संप्राप्ति आपकी कितनी तीव्र है। तो ये सारा कुछ करके आप, जो ऐसे पेशेंट जो मोटे हैं, जिनका निदान कफज लग रहा है, जिनमें कोई इन्फेक्टिव सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, आप उनके जो कॉमन ल्यूकोरिया जिसको आप कह सकते हैं वेस्टर्न डायग्नोसिस के हिसाब से, और हम अगर अपने हिसाब से मतलब आयुर्वेदिक डायग्नोसिस से, तो आप इसको श्वेत प्रदर टर्म संहिताओं में कहीं नहीं आया है, लेकिन जो योनि श्राव है आप उसको इस प्रिंसिपल से सही कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियोस में हम शेयर करेंगे जो डिफरेंट इन्फेक्टिव ओरिजिन के जो वेजाइनल डिस्चार्ज बताए गए हैं, जिनके लिए पेशेंट बहुत सारी एंटीबायोटिक्स वगैरह लेकर आते हैं और उसके बाद भी ठीक नहीं होते, उनके पीछे भी यही कारण है कि वहां पे सिर्फ वो लोकल कौन सा इन्फेक्शन है उस पर ध्यान दिया जाता है, जो आसपास की जो संप्राप्ति कि आपको पक्वाशय में क्या देखना है, मूत्राशय में क्या देखना है, बाकी अवस्था पाक आपके कैसे हैं, निदान कैसा है, उन चीजों को जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस नहीं देखता है, और हम भी बहुत बार उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उन चीजों को कैसे देखना है, डिफरेंट योनि व्यापद में कैसे कैसे चिकित्सा बताई गई है, और सिर्फ योनि पे ही हमें ध्यान नहीं देके योनि के जो आसपास, योनि मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एनाटॉमिकल सिस्टम और फिजियोलॉजिकल सिस्टम, उसके आसपास के जो भी अंग हैं उनमें भी जो विकृति हो रही है, दोष धातु का जो साम्य बिगड़ रहा है, उसके कारण उस योनि पे क्या इफेक्ट आता है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। और ये पूरी सीरीज रहेगी जिसको हम योनि श्राव या श्वेत प्रदर चिकित्सा के नाम से हम आगे शेयर करते जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप जैसे ही आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए बनाया जा रहा है, जिनके मन में भी ऐसी बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, जो इतने सालों की प्रैक्टिस में, लगभग 15-16 साल की प्रैक्टिस में हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सीखा है, समझा है, अपने गुरुजनों से सीखा है, वो सारे ये विचार हम इसमें शेयर कर रहे हैं। अगर इसमें कोई सजेशन हो तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो जरूर सजेस्ट करें, और अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रैक्टिस में जरूर इसको इनकॉर्पोरेट करें, रिजल्ट बिल्कुल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। गुरु ध्यान के साथ हम वीडियो को समापन की तरफ ले जाते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति वृंदातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम।